वर्ल्ड कप एशिया एपी क्वालिफायर में कल रात की बात करें तो कल दो ओडीआई स्टेटस की टीम्स आपस में भिड़ी थी, नेपाल वर्सेस यूएई की बहुत सुंदर गेम रहा। और आज फिर वापस से जब रिज्यूम हुआ तो ओमान वर्सेस यूएई से यहाँ पर शुरुआत हुई है, जहां पर दोनों के दोनों मैच जो है वो यूएई ने गंवा दिए हैं। जी हाँ, यूएई ने कहीं ना कहीं सुपर ग्रुप स्टेज में काफी बेहतर परफॉर्मेंस के बाद जब वो यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पर उनको बैक टू बैक 2 डिफीट्स अब तक मिली है। कल वो 10 रन एक ओवर में चेज नहीं कर पाए और आज वो 12 रन एक लास्ट ओवर में डिफेंड नहीं कर पाए। दोनों सूरतों में यहाँ जो हार इस टीम को मिली वो है यूएई। जब स्क्वाड निकल कर आई थी यूएई टीम की जब एशिया एपी क्वालिफायर के लिए, तभी उसमें कई सारे झटके हमें देखने को मिले थे। जब आसिफ खान जैसे बल्लेबाज इतने इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट में पूरे स्क्वाड से गायब थे, उसके बाद जवादुल्ला वहां पर पिक नहीं किए गए थे, अयान अफजल खान वहां पर नहीं लिए गए थे, तभी थोड़ा बहुत स्क्वाड को देखकर लगा था कि पता नहीं क्या सिलेक्शंस किए गए हैं, खास करके बल्लेबाजी डिपार्टमेंट को देखते हुए एक आध नामों को छोड़कर। और उसके बाद अब जैसे जैसे टीमें स्ट्रांग आई, क्योंकि ग्रुप स्टेज में कतर और मलेशिया थी तो उनके खिलाफ पार पा ले रहे थे, थोड़ा बहुत मलेशिया ने झटका दे भी दिया था। अगर फील्डिंग अच्छी हो जाती मलेशिया की तो कुछ उलटफेर हो सकता था, लेकिन जैसे ही अपने स्ट्रांग टीमें आई, नेपाल आई, यूएई, ओमान आई, तो डेफिनेटली अब यूएई की वो जो कमी है वो अब स्क्वाड की वो एक्सपोज होती हुई कहीं ना कहीं नजर आई है इन 2 मैचों में। और फिर भी डेलिकेट पूरी तरह से जो हार का ठीकरा है दोनों मैचों में वो बल्लेबाजों पे ही फोड़ेगा। बहुत ही पुअर और डिजास्टर बल्लेबाजी यहाँ पर रही है। जो 2 बल्लेबाज के दम पर पूरी बैटिंग लाइनअप चलती है, उन दोनों की भी बल्लेबाजी सही वक्त पर अब वो भी कहीं ना कहीं टीम को धोखा देते हुए नजर आ रहे हैं। एंड आज की मैच की बात करते हैं फटाफट फेस बाय फेस। 1 से 6 ओवर की बात करें तो वहीं पर यूएई ने पहले फेस में 28 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर। ओमान ने 43 रन किए बिना कोई विकेट गंवाए और पहला फेस ओमान के नाम रहा बहुत ही अच्छे तरीके से। मिडिल ओवर की बात करें 7 से 15 ओवर की तो यहाँ पर 44 रन किए 3 विकेट के नुकसान पर यूएई ने, और ओमान ने यहाँ 33 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर, और ये फेस यूएई के नाम रहा। डेथ ओवर की बात करें स्लॉग ओवर की 16 से 20 की तो यहाँ यूएई ने 40 रन किए 2 विकेट के नुकसान पर, और वहीं ओमान ने 37 रन किए 2 विकेट के नुकसान पर, और ओमान इस फेस को जीतने में कामयाब रहा और मैच भी जीतने में कामयाब रहा है। और यूएई को यहाँ पर हार का सामना करना। बिल्कुल 19.4 ओवर तक मैच गया, लेकिन आप इवेंट में है, मैच कितने भी लास्ट में गया हो आपको जीत मैटर करती है। इवेंट में है, बायलैटरल सीरीज अलग होता है, इवेंट में सिर्फ जीत मैटर करती है। 52 डॉट बॉल्स यूएई, 55 डॉट बॉल्स ओमान। डेफिनेटली 3 डॉट बॉल ज्यादा है ओमान की यूएई के मुकाबले, लेकिन इसने कहा जीत आपको मिली है, 2 पॉइंट्स आपको मिले हैं, उन्हें नहीं जिन्होंने आपसे 3 कम डॉट बॉल खेली है, वो इंपॉर्टेंट करता है। चलिए सीधे आप परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर यूएई का जो बैटिंग कार्ड है वो ज्यादा कुछ देखने के लिए नहीं है, बल्कि सरदर्द के लिए बहुत बेहतर है। आप अगर देखें जोनाथन फीगी कल इतना घटिया इनिंग उन्होंने खेला नेपाल के खिलाफ, इतनी स्लोइश इनिंग उन्होंने खेली, और आज तो पहली ही बॉल पर, मैच की पहली बॉल पर अपना विकेट गंवाकर चले गए। उसके बाद मोहम्मद वसीम उनकी इनिंग बिल्कुल यकीन नहीं होगा आपको कि मोहम्मद वसीम की इनिंग 35 गेंदों में 22 रन, 62 का स्ट्राइक रेट। डेफिनेटली ये वो मोहम्मद वसीम नहीं है जिसे हम और आप सब लोग जानते हैं। ये बहुत ही फ्लॉप शो रहा है मोहम्मद वसीम का। जैसे ही 2 बड़ी टीमें यहाँ पर आई ग्रुप स्टेज के बाद, दोनों के सामने नेपाल और ओमान, दोनों के सामने वसीम कहीं ना कहीं ह्यूजली डिसअपॉइंट उन्होंने टीम को किया। 2 ही तो नाम है टीम में बल्लेबाजी के नाम पर, अगर आप देखें जो जिन पे बहुत उम्मीद करेगी यूएई, एक है अलीशान शराफू और एक है मोहम्मद वसीम। कल मोहम्मद वसीम आउट हो गए, लेकिन एक मैच को खींच के लेके जा रहे थे, लेकिन आज दोनों ने ही धोखा दे दिया, तो ये तो स्कोर होना ही था जो आप स्क्रीन कार्ड पे देख रहे हैं। उसके बाद मोहम्मद इरफान 17, हर्षित कौशिक 19, ध्रुव पराशर 17 रनआउट्स ने भी बहुत ज्यादा बेड़ा गर्क किया है। मिसकम्युनिकेशन के चक्कर में यहाँ पर 10-15 रन टीम ने गवा दिए। जब ध्रुव और हर्षित दोनों अच्छा खासा स्टार्ट मिल गया था, लेकिन रनआउट की वजह से उन्होंने अपना विकेट गवा दिया। फिर थोड़ा बहुत जाहिद अली ने आकर 12 ने 18 किए, वरना ये टीम 100 के पार भी नहीं पहुंचती और उससे पहले ही कहीं ना कहीं दम तोड़ देती 95-98 के आसपास। ये पूरा बैटिंग का सूरत हाल रहा है। बॉलिंग की बात करते हैं ओमान की। बिल्कुल बहुत अच्छी बॉलिंग रही है और डिसिप्लिन बॉलिंग रही है। एक्स्ट्रास में भी बहुत अच्छी कमी नजर आई और सारे बॉलर ने चिप इन किया है। शकील अहमद हो, फैसल शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। 4 ओवर में 28 रन विकेट, काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है सारे बॉलर्स का। जितेंद्र कुमार रामानंदी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लगातार वो मैचेस में अच्छा बॉलिंग करा रहे हैं। 19 रन देकर 1 विकेट उन्होंने निकाले, खासा अच्छा परफॉर्मेंस रहा उनका। जरूर ऐसी कंटिन्यू रहेगी ओमान की बॉलिंग जैसे चल रही है तो काफी अच्छे रिजल्ट्स
उन्हें मिल भी रहे हैं और मिलते रहे। बिल्कुल सही कहा आपने। ओमान की बॉलिंग ने डेफिनेटली कंसिस्टेंसी दिखाई है इस पूरे टूर्नामेंट में, consistency। मैच 1 से लेकर अभी तक कंसिस्टेंसी दिखाई है। बल्लेबाजी में पिछले मैच में अच्छा देखने को मिला, इस मैच में शुरुआत अच्छी हुई लेकिन उसके बाद फिर से वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें देखने को मिली। ये स्मूथ चेस होना चाहिए था लेकिन अपने आप में खुद से ही कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इसे ट्रिकी चेस बना दिया ओमान ने। शुरुआत काफी बेहतरीन रही, जहां पर मेरे ख्याल से 45 या 46 पे जाकर आया पहला विकेट टीम का गिरा। शुरुआत अच्छी, रविंदर सिंह ने अच्छी तेजी से शुरुआत कराई, 144 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 23 गेंदों में 33 खेले। ये जरूरी होता है जब आप इस तरह का स्कोर चेस करते हैं, अगर आपको शुरुआत तेज मिल जाए तो काफी काम आसान हो जाता है। वो आप देखिए लास्ट में कितना ज्यादा काम टीम के लिए आसान हुआ। उसके बाद आमिर कलीम 21 गेंदों में 14, बहुत स्लो इनिंग उनकी रही, स्ट्रगल कर रहे थे। 28 गेंदों में 14 मोहम्मद अदीम, ये भी काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। 20 गेंदों में 14 हम्माद मिर्जा, इन्होंने भी स्ट्रगल किया लेकिन ये जो फायदा मिला वो मिला कि कम स्कोर पे रखने। जी हाँ, ये जो इतनी लो स्ट्राइक रेट के बाद भी टीम जीती, वो क्यों? क्योंकि आपको 120 गेंदों में 114-15 रन मेरे ख्याल से चाहिए थे। जी हाँ, अगर आप बात करें 113 रन आपको बनाने थे। जी हाँ, 113 आपको बनाने थे, 112 उन्होंने बनाए थे। 120 गेंदों में 112 आपको 13 बनाने थे, ऑलरेडी 6 से नीचे का रिक्वायर्ड रन रेट था, इसीलिए इतनी स्लो इनिंग में भी आपका काम बन गया। तो सबने चिप इन किया और उसी दम पर टीम ने जो है उसके बाद नीचे आकर फिर एक टाइम पर ये फिर क्या आउट होकर भी चले गए। जरूर छोड़कर चले गए, मझधार में लेकर जाते लास्ट तक तो बात होती, छोड़ के चले गए और फिर मामला ऐसा आ गया कि 3 ओवर में 30 रन तक मामला पहुंच गया। जहां शुरुआत में 100 इकॉनमी से रन रेट से रन चाहिए थे, एक वक्त पर 10 रन की रन रेट से रन पहुंच गया। तब यहाँ पर आया नदीम खान ने स्टेप अप किया, बहुत शानदार हीरो रहे आज के ओमान के चेस। बिल्कुल सही कहा आपने, कोई दोहराया नहीं है। जो जतिंदर ने ऊपर काम किया था वही उन्होंने डेथ पर आकर नदीम खान ने काम किया है और इन दोनों बल्लेबाजों की वजह से जो है इतना सारा प्रेशर हो गया था ओमान पर कि शायद लग रहा था 213 का टारगेट चेस करने आए, 113 नहीं। तो नदीम खान ने जतिंदर ने जो शुरुआत दिलाई और नदीम ने जिस तरीके से फिनिश किया, क्योंकि बॉलें भी घट रही थी, कम हो रही थी, आपको ज्यादा स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करनी थी और नदीम खान ने अपनी टीम के लिए वही किया। वेल डन नदीम, बहुत शानदार बल्लेबाजी। बिल्कुल सही कहा आपने। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 ओवर में 30 रन चाहिए थे, फिर भी 2 बॉल रहते हुए टीम जीत गई। कितनी जबरदस्त इनिंग नदीम खान की रही है। एंड ओवर टू बॉलिंग यूनिट, कार्ड्स यहाँ पर हम क्लियरली देख रहे हैं। फिर से मैं कहूंगा, कल भी मैंने ये आपके सामने यही कहा था, ह्यूजली डिसअपॉइंट किस बॉलर ने किया, आपने कहा जुनैद सिद्दीकी। आज भी आप किन का नाम देना चाहेंगे? नंबर्स वगैरह सब ऑलरेडी स्क्रीन पर हैं। बॉलिंग में डेफिनेटली इससे बेटर परफॉर्मेंस की उम्मीद आप कर सकते थे। जी जरूर, देखिए खासकर आप जुनैद सिद्दीकी तो फिर से विकेटलेस, बिल्कुल विकेटलेस गए हैं और 113 की टारगेट में आप इतना तो नहीं कह सकते कि यार डिफेंड कर दो, ये कर दो, वो हो जाता है हाँ कि हो गया। और 113 के टारगेट में या तो पिच बहुत ज्यादा फेवर करनी चाहिए। जी हाँ, मैं मतलब ये पर्सनली मैं ये कह रहा हूँ कि एज अ बॉलर आप ये नहीं कर सकते कि आए हैं और 5-6 विकेट ले जाए, वो रेयरली होता है, वो रेयरली होता है। उससे आपको पिच से मदद चाहिए। पिच पर अगर 1.5 हाथ टर्न है या बाउंस है, बहुत है, अनइवन बाउंस है, बिल्कुल स्विंग सीम है वहां पर, तो आप शायद कह सकते हैं कि हाँ 113 बॉलर डिफेंड कर देंगे, वरना नहीं होता है। 113 रन लड़ेगा, बहुत नाटक होगा, 7 विकेट 8 विकेट गिर जाएंगे लेकिन एट टाइम जीते। देखिए कितना कुछ हो गया, एट टाइम जीता तो ओमान ही, बस यही तो यही कहना है। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक बॉलर पर कहेंगे तो ऑब्वियसली है जुनैद सिद्दीकी, वो है एक्सपीरियंस बॉलर है इसलिए। लेकिन 113 को क्या आप डिफेंड कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके लिए पिच से आपको मदद चाहिए। अगर आप स्पिनर हैं तो इतना हार्ड टर्न हो, या पेसर हैं तो स्विंग सीम बहुत ज्यादा हो तो हो सकता है, वरना आम पिच है, अच्छी बैटिंग विकेट है जैसे कि थी, वो तो एसोसिएट है इसलिए हवा लगता है कि 113 लग रहा है बहुत पहाड़ हो गया, ऐसा नहीं है। 113 आम टारगेट है, शायद 3-4 विकेट में कोई टीम इसको चेस कर जाए। बिल्कुल। तो लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं एसोसिएट में बहुत ज्यादा खिचड़ी पक जाती है 113 के। यहीं पर जापान को देखिए हैं, जापान का बल्लेबाजी कर रहा है, बिल्कुल सही, इन्हीं सब पिचों में, इन्हीं सब वाकई में वो उनको देखना चाहिए। तो खैर सारे बॉलर्स का फेलियर है कि कलेक्टिवली यूएई खासा नहीं कर रहा बॉलिंग से, और जुनैद सिद्दीकी का भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। बिल्कुल, लेकिन अगर आप बॉलिंग को यहाँ पर थोड़ा सा ब्लेम देंगे, लेकिन डेफिनेटली उससे 10 गुना 20 गुना ज्यादा आपको बल्लेबाजी, लेकिन फिर भी कहेगा जो दोनों मैचेस हारा है उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस। 2 ही प्लेयरों पर डिपेंड है, अगर वो भी नहीं चले तो हाल यही होगा जो कल और आज हमें देखने को यहाँ पर मिला। सिलेक्शन जब स्क्वाड वो लेकर आए थे तभी बहुत सारी चीजें उठी थी, वो पता इसलिए चल रही थी क्योंकि अपने से बराबर की टीमों के साथ सामना नहीं हो रहा था। अब सामना हुआ, देखिए दोनों मैच हार गए। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।